और पवन की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करें वायुमंडलीय दाब। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, वायु मंडलीय दाब, वायु राशियां एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें हम लोग, प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का अर्थ क्या है, इसे ध्यान से समझो इस बात को। वायुमंडलीय दाब का अर्थ है कि वायु का जो प्रेशर होता है, वायु का जो प्रेशर होता है उसे कहते हैं वायुमंडलीय दाब। आप ध्यान देना इस बात को। जैसे हमेशा वायुमंडलीय दाब को मिलीबार में मापा जाता है। ये जो दाब है इसे मिलीबार में मापा जाता है और मापने का जो यंत्र है वो बैरोमीटर है नामक यंत्र की बात करें। हमेशा ध्यान दो इस बात को। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसे जब भी मापा जाता है मिलीबार में, और एक यंत्र है बैरोमीटर। इस बैरोमीटर नामक यंत्र से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की माप की जाती है। अब एक प्रश्न कि जब हम वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं, वायुमंडलीय जब दाब की बात करते हैं तो वायुमंडलीय दाब का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। यदि ये कहा जाए कि वायुमंडलीय दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण, इसे कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पूरी बात ध्यान देना, ये बात हो। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण। जैसे मान लिया जाए जब भी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं हमेशा समुद्र तल से उसकी माप की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये समुद्र है। जब भी हम वायुमंडलीय दाब की माप करेंगे तो ये जो तल है ये, यहां से वायुमंडलीय दाब की माप की जाएगी हमेशा। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी पृथ्वी है, हमेशा ये वायु का एक लेयर है, ये लेयर है। अब ध्यान दो इस बात को। जब वो ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है, अर्थात सबसे ज्यादा जो वायुमंडलीय दाब है वो नीचे है। रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है कि भारी गैसें क्या होती हैं, गैसें नीची होती हैं। हमेशा भारी गैस नीची होती है और हल्की गैस ऊपर होती है, और जहां भारी गैस होगी वहां वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा। तो पहला जो रीजन ये है कि नीचे जो है भारी गैसें होती हैं, ऊपर हल्की गैसें होती है। तो स्वाभाविक है जो नीचे है वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर डेंसिटी कम होती चली जाएगी। जब वायु का घनत्व तो कम होगा तो वायुमंडलीय दाब भी कम होता चला जाएगा।
इसे हमेशा ध्यान दो इस बात को। जब पहाड़ों पर जाते हो आप तो वायुमंडलीय दाब बहुत कम हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर एयर डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, वायु का घनत्व तो कम हो जाता है हमेशा। दूसरी चीज कहा जाए, गैस संपीड़क होती है। पूरी बात ध्यान दो इस बात को, कंप्रेसेबल होती है। कंप्रेसेबल की हम बात करें, ध्यान सुनिए इस बात को। पहली चीज, ये जो भारी गैस है ये नीचे होती है, और जहां भारी गैस होगी वह वायुमंडलीय दाब सबसे ज्यादा होगा। हम जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं गैस हल्की होती चली जाती है, क्योंकि एयर डेंसिटी वायु का घनत्व कम होता चला जाता है, और जैसे जैसे वायु का घनत्व कम होगा वायुमंडलीय दाब भी कम होता चला जाएगा। इसका अर्थ यह है, यहां जो वायुमंडलीय दाब होगा उससे कम यहां होगा, उससे कम यहां होगा, उससे कम यहां होगा। दूसरी बात, गैस कंप्रेसेबल होती है, संपीड़क होती है। जैसे जब ऊपरी वायु का दबाव नीचे वाली वायु पर पड़ता है तो नीचे की वायु कंप्रेस हो जाती है। जब कंप्रेस होती है तो वायु के जो कण है वो पास पास आ जाते हैं, परिणामतः नीचे की वायु में घनत्व बढ़ जाता है। तो जो एयर डेंसिटी है, क्योंकि जो ऊपर की गैसों का दबाव पड़ता है तो नीचे की गैस कंप्रेस हो जाती है। चूंकि कंप्रेस हो जाती है तो वायु के कण पास पास आ जाएंगे। यदि वायु के कण पास पास आ गए तो स्वाभाविक है एयर डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब एयर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वायुमंडलीय दाब भी बढ़ जाएगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम तीसरी चीज बात करें कि नीचे वायुमंडलीय दाब सबसे ज्यादा, ऊपर वायुमंडलीय दाब कम होता है। आप ध्यान से सुनो इस बात को। जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है वो सबसे नीचे पड़ता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये जो गुरुत्वाकर्षण है उसका प्रभाव नीचे होता है। जब गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नीचे होगा तो स्वाभाविक है भारी गैस नीचे बनी रहेगी, और जहां भारी गैस होगी वहां एयर डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस प्रकार देखा जाए जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे एक मैप की बात करते हैं हम लोग, ये समुद्र है, मान लो ये ऊंचाई बढ़ती चली गई। अब सोचो जरा, ये सी लेवल है, मान लिया जाए सबसे ज्यादा ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। अब सोचो जरा, ये जो समुद्र तल है या वायुमंडलीय दाब सबसे ज्यादा होगा। हम जैसे बी पर जाएंगे तो बी ऊंचाई पर है, हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायु का घनत्व तो कम होता चला जाता है, और जब वायु का घनत्व तो कम होगा तो स्वाभाविक है वायुमंडलीय दाब भी क्या होगा, कम होता चला जाएगा। हम जब सी पर जाएंगे तो वायु का घनत्व तो और कम होगा, तो वायुमंडलीय दाब भी और कम हो जाएगा। जब डी पर जाएंगे तो और कम होगा, जब ई पर जाएंगे तो और ज्यादा कम हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायु का घनत्व कम होता चला जाता है, और जब वायु का घनत्व कम होगा तो फिर वायुमंडलीय दाब भी कम होता चला जाएगा। इसे ये कहा जाता है सी लेवल पर वायुमंडलीय दाब सबसे ज्यादा होता है, लेकिन पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। हालांकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम क्यों होता है, क्योंकि पहाड़ों पर वायु का घनत्व तो कम होता है, और जब वायु का घनत्व तो कम होगा तो वायुमंडलीय दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए कि वायुमंडलीय दाब जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक, जब प्रेशर की बात करेंगे तो कैसे वायुमंडलीय दाब को ये प्रभावित कर रहा है। अब एक चीज सोचो जरा, लेकिन वायुमंडलीय दाब का क्षैतिज वितरण, वायुमंडलीय
क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब का क्षैतिज हम वितरण की बात करें, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हम प्रेशर की बात करें। होता क्या है, इस वायुमंडलीय दाब के अनुसार पृथ्वी को 7 जोन में डिवाइड किया जाता है। 7 कटिबंध 7 जोन में हम डिवाइड करते हैं। और प्रश्न आपका यहां से पूछा जाता है, देखो आप, ये पूरी पृथ्वी को हम 7 जोन में डिवाइड कर देते हैं, 7 कटिबंधों में हम इसे डिवाइड कर देते हैं। देखो कैसे और किस रूप में यह डिवाइड होगा। हमेशा ध्यान देना इस बात को। जैसे हम बात करें, यह आपकी पृथ्वी है, हमेशा ये इक्वेटर है, इक्वेटर, यह आपका नॉर्थ पोल है, यह आपका साउथ पोल है। ध्यान सुने इस बात को। 10 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 अंश दक्षिणी स्थान तक की बात करें, हम इसे कहते हैं विस्तृत निम्न वायु दाब। निम्न वायु दाब की पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर का बेल्ट होता है यह। हमेशा ध्यान दो, इसका जो विस्तार है 10 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच की बात करें। फिर देखो अब साढ़े 23 से लेकर 35 अंश अक्षांश की बात करें। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसे कहते हैं उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी कहते हैं। इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का बेल्ट कहते हैं इसे। हाई प्रेशर का बेल्ट होता है। ध्यान से सुनो इस बात को। 23.5 से लेकर 35 अंश, हम इसको रिडिवाइड कर देते हैं, ये है। और ये जो बेल्ट है, हमेशा 10 से लेकर 10 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर का बेल्ट कहते हैं इसे। और 23.5 से लेकर जो 35 अंश अक्षांश के बीच है, इसे कहा जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का बेल्ट कहा जाता है। फिर देखो आप, फिर एक प्रश्न 45 से लेकर 66.5 की बात करें, इसे कहते हैं उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी। इसे कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर का बेल्ट होता है यह। पूरी बात ध्यान देना। और ये जो बेल्ट है, ये जैसे मैंने कहा एक ये बेल्ट हो गया, इसे कहते हैं ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी। ये 90 अंश अक्षांश के बीच होता है। ठीक इसी तरह 23.5 से लेकर 35,
45 से लेकर 66, और हम 90 अंश अक्षांश की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, पूरी बात ध्यान देना। ये हमारी पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी को वायुमंडलीय दाब के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की दृष्टि से 7 जोन में डिवाइड किया जाता है, 7 कटिबंध में डिवाइड किया जाता है। हमेशा ध्यान दो, 10 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर का बेल्ट कहते हैं इसे। ये जो बेल्ट है आपका उपोष्ण उच्च वायु दाब, ये जो है उपध्रुवी निम्न वायु दाब, और ये जो है ध्रुवी उच्च वायु दाब की बात करें। हमेशा ध्यान देना इस बात को। देखो आप, पूरी बात ध्यान दो इस बात को। 10 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच की बात करें, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर का बेल्ट कहते हैं, विषुवतीय निम्न वायु दाब की पेटी। हमेशा फिर देखो आप, 23.5 से लेकर जो 35 अंश अक्षांश है, 23.5 से लेकर 23.5 अंश मतलब कर्क रेखा से लेकर 35 अंश अक्षांश के बीच के बेल्ट को कहा जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का बेल्ट कहते हैं इसे। हमेशा ये बेल्ट देखो जरा, 45 से लेकर 66 के बीच को कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर का बेल्ट, उपध्रुवी निम्न वायु दाब की पेटी। अंत में चले जाओ पोलर हाई प्रेशर का बेल्ट। समान रूप में देखा जाए, जब हम ग्लोब की बात करते हैं तो एक बात याद रखना, ये है आपका 0 अंश अक्षांश रेखा, ये 23.5 अंश की बात करें कर्क रेखा, ये 66.5 अंश की बात करें, ये मकर रेखा है, ये 66.5 अंश की बात करें, और ये 90 अंश, ये 90 अंश। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। समान रूप में देखा जाए, कर्क और जो मकर रेखा के बीच है, इन्हें कहते हैं उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो, समान रूप में देखा जाए, यदि समान रूप में देखा जाए तो ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, और इसे कहते हैं मकर रेखा। तो कर्क और मकर रेखा के बीच का जो बेल्ट है उसे कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। गर्मी ज्यादा क्यों पड़ती है? क्योंकि इस बेल्ट में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ध्यान दो इस बात को, जो सन रेज है वो वर्टिकल पड़ती हैं। सोचो आप, तो 23.5 से लेकर 23.5 के बीच कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो बेल्ट है, इस बेल्ट को कहा जाता है ट्रॉपिकल बेल्ट, उष्ण कटिबंध कहा जाता है इसे। उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। गर्मी क्यों पड़ती है? क्योंकि यहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। हमेशा ध्यान दें इस बात को। फिर देखो, 23.5 से लेकर 66.5 के बीच की बात करते हैं, इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। टेम्परेट जोन कहते हैं इसे। टेम्परेट जोन 23.5 से लेकर 66.5 के बीच, या 23.5 से लेकर 66.5 के बीच, इसे भी कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं इसे, टेम्परेट जोन। और ये है शीत कटिबंध। हम कोल्ड जोन की बात करें, ठीक से देखा जाए, पूरे ग्लोब को जोन वाइज समान रूप में 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। उष्ण कटिबंध, इसका विस्तार कर्क और मकर रेखा के बीच है। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, मकर रेखा
23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा। फिर देखो कर्क रेखा और 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो, ये जो टेम्परेट जोन है हम इसे कहते हैं टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं इसे। इसका पूरा नाम है, हम इसे कहते हैं शीत प्लस उष्ण की बात करें, इसका भी प्रभाव होता है शीत कटिबंध का और ट्रॉपिकल जोन का भी प्रभाव होता है, और दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, शीतोष्ण। तो शीतोष्ण कटिबंध का जो विस्तार है 23.5 से लेकर 66.5 के बीच होता है। अंत में देखा जाए 66.5 से लेकर 90 अंश अक्षांश के बीच की बात करें, इसे कहते हैं शीत कटिबंध, इसे कहते हैं कोल्ड जोन कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये है ट्रॉपिकल जोन, ये आपका टेम्परेट जोन और ये आपका शीत कटिबंध। तो पूरी पृथ्वी को समान रूप में 3 कटिबंधों में डिवाइड किया जाता है। पहली बात उष्ण कटिबंध, दूसरी बात शीतोष्ण कटिबंध और इसका नाम है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध यह हमेशा ठंड पड़ती है, कोल्ड जोन कहते हैं इसे। अब ध्यान देने इस बात को, लेकिन ये 3 जोन में देखो आप, लेकिन एक बात याद रखना है, सबसे बड़ी चीज तो ये है, जब हम बात करते हैं वायुमंडलीय दाब का, वायुमंडलीय हम दाब की बात करें तो वायुमंडलीय दाब को 7 जोन में डिवाइड किया जाता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कटिबंध है। 1 2 3 4 5 6, हम 7 की बात करें, ये टोटल जो है 7 कटिबंध है, 7 जोन की हम बात करें। आप सोचो जरा, ये जो सबसे बीच में इक्वेटर के आसपास का जो बेल्ट है इसे कहते हैं विषुवतीय निम्न वायु दाब, इक्वेटोरियल लो प्रेशर का बेल्ट है। 23.5 से लेकर 35 अक्षांश की बात करें, इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का बेल्ट, उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी। हमेशा ध्यान दो, 45 से लेकर 66.5 के बीच जो है इसे कहते हैं उपध्रुवी निम्न वायु दाब की पेटी कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो, अंत में ध्रुवी उच्च वायु दाब की हम पेटी कहते हैं इसे। अब एक चीज ध्यान देना इस बात को, ये जो बेल्ट है विषुवतीय निम्न वायु दाब की जो पेटी है, इसे शांत की पेटी या डोल ड्रम कहा जाता है। हमेशा ध्यान दो, हम इसे कहते हैं शांत पेटी या हम डोल ड्रम कहते हैं, इसे भी कहते हैं अश्व का अक्षांश या हम डोल ड्रम कहते हैं। पूरी बात ध्यान देना इस बात को, इस बात को ध्यान देना, क्योंकि अधिकांश जो प्रश्न होंगे आपसे यही से पूछे जाएंगे। अब पूरी बात ध्यान देना इस बात को, इक्वेटोरियल लो प्रेशर के बेल्ट, उसे एक शांत की पेटी या डोल ड्रम कहते हैं। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी रीजन है। हमेशा ये जो पेटी है ये ताप जन्य है, इंड्यूस्ड, ये जो पेटी है वो गति जन्य है, ये जो पेटी है वह भी गति जन्य है, ये जो पेटी है ये ताप जन्य है। सिंपल चीज है, गति जन्य, गति जन्य और ताप हम जन्य की बात करें। हमेशा ध्यान देने इस बात को, पूरी बात ध्यान देने इस बात को। देखो आप गौर से, फिर एक प्रश्न उठा, इसका मतलब यह है कि 10 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर
दक्षिणी अक्षांश की बात करें, यह विस्तृत निम्न वायुदाब की पेटी इक्वेटोरियल लो प्रेशर का बेल्ट है। हम इसे कहते हैं शांत की पेटी या डोल्ड्रम कहते हैं। आखिर इसे डोल्ड्रम या शांत की पेटी क्यों कहा जाता है? इसका जो रीजन है, निम्न वायुदाब की पेटी, निम्न वायुदाब लो प्रेशर का बेल्ट क्यों बना? ये ताप के कारण। ध्यान दो इस बात को, इसके पीछे रीजन है। पहला रीजन ये कि यहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब सोचो, जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो यहां की हवाएं गर्म होगी। जब गर्म होगी तो हल्की होकर ऊपर उठेगी। पूरी बात ध्यान देना, यहां जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो यहां की हवाएं गर्म होगी। जब गर्म होगी तो हल्की होकर ये ऊपर उठेगी। जब हल्की होकर ऊपर उठेगी तो हवा धीरे धीरे ऊपर उठेगी। हमेशा जब हवा धीरे धीरे ऊपर उठेगी तो यहां शांत का माहौल बना रहेगा। चूंकि हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है तो यहां शांति का माहौल बना रहेगा, इसलिए इसे शांत पेटी कहते हैं या डोल्ड्रम कहा जाता है। इसे हमेशा ध्यान इस बात को, या तो शांत की पेटी कहते हैं या तो इसे हम डोल्ड्रम कहते हैं। पहली बात। और ये दूसरा रीजन ये कि यहां लो प्रेशर का बेल्ट क्यों बना? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और जब यहां सीधी पड़ेंगी तो ताप ज्यादा होगा। चूंकि ताप ज्यादा होगा तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगी तो इक्वेटर पर वायु का घनत्व तो एयर डेंसिटी कम हो जाएगी, और जब एयर डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। चूंकि ताप के कारण ऐसा हो रहा है, इसलिए इसे तापजन्य कहा जाता है। हमेशा याद हो, चूंकि टेम्परेचर के कारण ऐसा हो रहा है, इसलिए इसे तापजन्य कहा जाता है। हमेशा याद रखो। दूसरा जो रीजन ये है कि इक्वेटर पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है, और जब इक्वेटर पर वर्षा ज्यादा होगी तो जलवाष्प ज्यादा होगा। त्याग की हवाओं में जलवाष्प की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हवाओं में आर्द्रता ज्यादा होगी, और जब हवाओं में आर्द्रता ज्यादा होगी तो उनका दाब, प्रेशर, वजन कम हो जाता है। ध्यान देने इस बात को, शुष्क वायु भारी होती है लेकिन आर्द्र वायु का भार कम होता है। तो दो महत्वपूर्ण रीजन है। पहला रीजन कि यहां सूर्य की किरणें वर्टिकल पड़ती हैं। यदि किरणें वर्टिकल पड़ेंगी तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेंगी तो यहां एयर डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप सोचो, अब एयर डेंसिटी जब कम हो जाएगी तो स्वाभाविक है जब हवाएं गर्म होगी तो धीरे धीरे ऊपर उठेंगी। जब धीरे धीरे ऊपर उठेंगी तब मौसम एकदम शांत बना रहेगा, इसलिए इसे शांत की पेटी या डोल्ड्रम कहा जाता है इसे। अब देखो, आप चूंकि ताप के कारण ऐसा हो रहा है, इसलिए इस पेटी को तापजन्य कहा जाता है। हमेशा थर्मिकली इंड्यूस्ड बेल्ट कहते हैं इसे। अब देखो, यहां चूंकि वर्षा ज्यादा होती है तो स्वाभाविक है आर्द्रता ज्यादा होगी, परिणामतः प्रेशर क्या हो जाएगा? यहां कम हो जाएगा। पहली बात। लेकिन फिर एक प्रश्न उठा, ये जो है 23.5 से लेकर हम 35 अक्षांश की बात करें, जो 23.5 से लेकर 35 अक्षांश के बीच बात करें, इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का बेल्ट कहते हैं इसे कहते हैं उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी कहते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का बेल्ट है यह। अब ध्यान से सुनो इस बात को, ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का जो बेल्ट है, आखिर उच्च वायु दाब बना क्यों? और इसी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के बेल्ट को कहते हैं अश्व का अक्षांश या डोल ड्रम कहते हैं। देखो रीजन देखो क्या है, वस्तुतः 23.5 अक्षांश है। ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों पर सूर्य लंबो चमकता है। एक बार जून के महीने में कर्क रेखा चमकता है और दिसंबर के महीने में सूर्य मकर रेखा चमकता है। जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो यहां ताप ज्यादा होगा। यदि यहां ताप ज्यादा होगा तो जहां ताप ज्यादा होगा वहां लो प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर में विपरीत संबंध होता है। लेकिन यहां हाई टेम्परेचर होने के बावजूद हाई प्रेशर है। चूंकि हमेशा ध्यान दो, हाई प्रेशर का बेल्ट है
और ये 23.5 से लेकर 35 अक्षांश के बीच है, तो इस बेल्ट को कहा जाता है सब ट्रॉपिकल। और यहां हाई प्रेशर का बेल्ट है, तो इसको कहते हैं उच्च वायु दाब। अब एक प्रश्न, तो कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के बावजूद यह उच्च वायु दाब क्यों है? क्या रीजन है? ध्यान सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है। होता क्या है, ये इक्वेटर है, ध्यान दो, इक्वेटोरियल लो प्रेशर का बेल्ट 45 से लेकर 66.5 के बीच जो स्थिति है, इसको सब पोलर लो प्रेशर का बेल्ट कहते हैं। इसे ये उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी है। होता क्या है, हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है, पूरी बात ध्यान देना, हमारी जो पृथ्वी है वो रोटेट कर रही है। अब जब ये इक्वेटर से हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो ऊपर जाने के बाद ठंडी हो जाती हैं, और जब ठंडी होती है तो आगे बढ़ती हैं। जब आगे बढ़ती हैं तो फिर जब ये इस बेल्ट में आती हैं, इस बेल्ट में ध्यान दो, जब हवाएं इस बेल्ट में आती हैं तो वो हवाएं धीरे धीरे नीचे उतरने लगती हैं, और जब धीरे धीरे नीचे उतरेंगी तो हवाएं शांत होती हैं, शांत। इसलिए इसको अश्व का अक्षांश या डोल्ड्रम, इसे अश्व का अक्षांश क्यों कहा जाता है? रीजन ये है कि हाई प्रेशर का बेल्ट होता है। जब उच्च वायु दाब के कारण जलयान शिप की गति कम हो जाती थी, तो अरब के जो व्यापारी हैं शिप से, जहाजों से, जलयानों से क्या होता था, घोड़ों का व्यापार करते थे। लेकिन जब इस बेल्ट में उनका शिप आता था तो शिप की स्पीड कम हो जाती थी। जब शिप की स्पीड, जलयान की स्पीड कम हो जाती थी तो जलयान के वजन को कम करने के लिए वो व्यापारी कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। समुद्र में फेंकने का उद्देश्य क्या था? ताकि जो शिप है, जो जलयान है, उसका वजन कम हो सके और जलयान की स्पीड बढ़ सके। क्योंकि इस बेल्ट में घोड़ों के व्यापारी जलयान की गति को बनाए रखने तथा उसके वजन को कम करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। इसे कहा जाता है अश्व का अक्षांश कहा जाता है, या फिर हम बात करें इसे कहा जाता है डोल्ड्रम। अब पूरी बात ध्यान दो इस बात को, यह है आपका डोल्ड्रम, अश्व का अक्षांश है ये। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। फिर एक प्रश्न बेटा, मैंने क्या कहा, आखिर यहां सूर्य की किरणें वर्टिकल पड़ती हैं कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, तो यहां तो ताप ज्यादा है, तो प्रेशर तो लो होना चाहिए, लेकिन प्रेशर यहां हाई है, उच्च वायुदाब है। आखिर उच्च वायुदाब का प्रेशर क्यों बनता है? रीजन क्या है कि इधर से जब हवा ऊपर उठती है और इधर से हवा ऊपर, दोनों की हवाएं यहां बैठने लगती हैं। जब दोनों की हवाएं यहां बैठेंगी तो इस बेल्ट में एयर डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब एयर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो यहां क्या होगा? वायु का घनत्व यदि बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा हमेशा। अब एक प्रश्न उठा, आखिर यहां वायु का घनत्व क्यों बढ़ा? क्योंकि दोनों ओर से हवाएं ऊपर उठ करके इस बेल्ट में बैठने लगी। तो इस बेल्ट में क्यों बैठी और यहां का हवाएं ऊपर उठी क्यों? क्योंकि पृथ्वी रोटेट कर रही है। जब पृथ्वी रोटेट करती है, जब हवाएं ऊपर उड़ती है, तो पृथ्वी का रोटेशन क्या करता है? उन हवाओं को पुश कर देता है। जब हवाओं को पुश करता है तो ये हवाएं आके इस बेल्ट में बैठती हैं। कहां बैठेंगी? सब ट्रॉपिकल बेल्ट में। और सब ट्रॉपिकल बेल्ट में जब दोनों की हवा नीचे बैठती है तो यहां एयर डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जब एयर डेंसिटी बढ़ गई तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? यहां बढ़ जाएगा। और ये क्यों हो रहा है? पृथ्वी की गति के कारण हो रहा है। इसलिए इसे गति जन्य कहा जाता है। हमेशा ध्यान दो, डायनेमिकली इंड्यूस्ड बेल्ट कहते हैं इसे, गति जन्य क्षेत्र कहते हैं इसे। अब देखो फिर एक प्रश्न, ये जो सब पोलर लो प्रेशर का बेल्ट है, पूरी बात ध्यान देना, ये जो 45 से लेकर हम 66.5 की बात करें, हम इसे कहते हैं सब पोलर उप ध्रुवी निम्न वायुदाब। अब सोचो जरा, 45 से लेकर 66.5 के बीच है, यहां तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं
तो यहां तो ताप कम होगा, और जब ताप कम होगा तो प्रेशर तो हाई होना चाहिए, क्योंकि ताप और दाब में, टेम्परेचर और प्रेशर में विपरीत संबंध होता है। लेकिन अब सोचो, यहां ताप कम होने के बावजूद लो प्रेशर का बेल्ट है, निम्न वायुदाब की पेटी क्यों है? देखो उसके पीछे रीजन क्या है, ध्यान से सुने इस बात को। रीजन ये है कि यहां गर्म जलधारा चलती है, समुद्र में गर्म जलधारा। अपने बचपन में गुल्ली डंडा खेला होगा हमेशा। जब गर्म जलधारा चलती है तो हवाएं गर्मों को थोड़ी सी ऊपर उठती हैं। जब थोड़ी सी ऊपर उठती हैं तो होता क्या है, पृथ्वी जो रोटेट कर रही है उन हवाओं को पुश कर देती है। जब हवाओं को पुश करती है तो ये हवाएं आकर यहां बैठ जाती हैं। कहां बैठेंगी? सब तरफ। जब इधर की हवा इधर आके बैठ जाएगी तो यहां वायु का घनत्व तो कम हो जाएगा, अर्थात एयर डेंसिटी कम हो जाएगी। जब यहां एयर डेंसिटी कम हो जाएगी तो वायुमंडलीय दाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए से कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर का बेल्ट कहते हैं इसे। अब एक चीज सोचो जरा, आखिर ये सब पोलर लो प्रेशर का बेल्ट क्यों बना? पृथ्वी की गति के कारण बना। जो कि पृथ्वी की गति के कारण बना, इसलिए इसे गतिजन्य कहा जाता है। अब एक चीज ध्यान दें इस बात को, इसे कहते हैं हम लोग, इसे हम कहते हैं गतिजन्य कहते हैं इसे। अब ध्यान से सुने इस बात को। अब दो चीज है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का बेल्ट ये भी गतिजन्य है, सब पोलर लो प्रेशर का बेल्ट ये भी गतिजन्य है। अंत में आया आपका तापजन्य, पोलर हाई प्रेशर का बेल्ट। आखिर उच्च वायुदाब की पेटी क्यों? ध्यान से सुनो इस बात को। अब सोचो जरा, ये जो है सब पोलर हाई प्रेशर का बेल्ट है। हाई प्रेशर का बेल्ट क्यों है? क्योंकि यहां सूर्य की किरणें पड़ती ही नहीं, स्वाभाविक है। यहां ताप बहुत कम होगा, यहां ताप माइनस में होता है। जब ताप माइनस में होगा तो हवाएं बहुत ठंडी हो जाएंगी। जब ठंडी हो जाएंगी तो पृथ्वी से चिपक जाती है, ये जैसे जोंक चिपक जाता है। जब चिपक जाती है तो स्वाभाविक है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, एक तो ताप कम होने से हवाएं भारी हो जाती हैं, भारी होगी वो नीचे बैठेंगी, हवाएं कंप्रेस होगी, परिणामतः यहां एयर डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब एयर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। इस प्रकार देखा जाए, ये जो पोलर हाई प्रेशर का बेल्ट की बात करें, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट की बात करें, इस प्रकार आपने देखा होगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर का जो बेल्ट है यह तापजन्य है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का जो बेल्ट है वह गतिजन्य है। सब पोलर मतलब उप ध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी जो है यह भी गतिजन्य है। और पोलर हाई प्रेशर का जो बेल्ट है यह तापजन्य है। इस प्रकार पूरी पृथ्वी को हम 7 कटिबंधों में डिवाइड करते हैं। 7 कटिबंध देखो, 1 2 3 4 5 6 7। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब एक प्रश्न उठा, पूरी बात ध्यान देने इस बात को। ये पूरी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी कि सब की इक्वेटोरियल लो प्रेशर का बेल्ट, यहां निम्न वायुदाब क्यों, यहां हाई प्रेशर का बेल्ट क्यों, वहां लो प्रेशर का बेल्ट क्यों है। अब सोचो जरा, आप एक बात करना चाहता हूं मैं कि मान लिया जाए ध्यान से सुनना इस बात को, यह हमारी पृथ्वी है, ये इक्वेटर है। जो बात हुई थी 10 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच, ये कर्क रेखा है। 23.5 से लेकर 35 की बात करें, ये आपका बेल्ट है।
45 से लेकर 66.5 की बात करें, ये सब पोलर लो प्रेशर का बेल्ट है। इसको कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का बेल्ट। ठीक उसी तरह यहां भी होगा। यह मकर रेखा है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह भी जो बेल्ट है हम एक क्या कहेंगे, उपोष्ण उच्च वायुदाब। ये जो बेल्ट है उप ध्रुवी निम्न वायुदाब। ये जो बेल्ट है विषुवती निम्न वायुदाब। और ये जो बेल्ट है इस मैप को देखो आप, हमने ये कहा इक्वेटोरियल लो प्रेशर का बेल्ट, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का बेल्ट, ये सब पोलर लो प्रेशर का बेल्ट है। अब ध्यान से सुनना इस बात को, पूरी बात है। यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर, यहां लो प्रेशर, यहां मतलब ये आपका लो प्रेशर, ये आपका लो प्रेशर, यहां हाई प्रेशर। होता क्या है, एक शब्द है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन में क्या होता है, प्रति चक्रवात कहते हैं उससे। इसे कहते हैं एंटी साइक्लोन कहते हैं, इसे प्रति चक्रवात कहते हैं इसे। ध्यान से समझो इस बात को। जो एंटी साइक्लोन होता है वहां क्या होता है, केंद्र में हाई प्रेशर होता है और परिध पर लो प्रेशर होता है। जैसे मान लिया जाए ये केंद्र में हाई प्रेशर है 1000 मिलीबार, मिलीबार की बात करें। यहां जब जाओगे तो 900, यहां जब जाओगे 800, यहां जाओगे तो 700 मिलीबार। तो केंद्र में हाई प्रेशर, परिध पर लो प्रेशर। और हमेशा ध्यान दो, जहां उच्च वायुदाब होगा और जहां निम्न वायुदाब होगा, हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। यदि केंद्र में हाई प्रेशर है और परिध पर लो प्रेशर है तो हवाएं हमेशा केंद्र से परिध की ओर चलेंगी, इस तरह चलेंगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को, क्योंकि परिध केंद्र में क्या है, हाई प्रेशर। परिध पर क्या है, जैसे केंद्र में 1000 मिलीबार और परिध पर 700 मिलीबार। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं हवाएं हमेशा। अब सोचो, केंद्र में यदि हाई प्रेशर है, परिध पर यदि लो प्रेशर है, तो हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी। अर्थात हवाएं ये केंद्र से परिध की ओर चलती हैं। और जब हवाएं केंद्र से परिध की ओर चलेंगी तो उसे कहा जाता है प्रति चक्रवात। और एक चीज ध्यान दो, जब प्रति चक्रवात की बात करते हैं तो प्रति चक्रवात में क्या होता है, आसमान साफ हो जाता है। जब आसमान साफ हो जाता है तो वर्षा नहीं होती। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। अब इस मैप को देखो ध्यान से। मैंने क्या कहा, केंद्र में क्या है, हाई प्रेशर, परिध पर क्या है, लो प्रेशर। और हवाएं हमेशा केंद्र से परिध की ओर चलती हैं। अर्थात हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। अब सोचो जरा आप, देखो आप, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना। अब इस मैप में देखो, यहां पे विषुवत निम्न वायुदाब लो प्रेशर, उपध्रुवी निम्न वायुदाब लो प्रेशर, केंद्र में क्या हो गया, यहां उपोष्ण उच्च वायुदाब हाई प्रेशर। यदि इनको मिला दिया जाए तो आपका ग्राफ इस तरह बनेगा। ये परिध हो गया और ये केंद्र हो गया। तो केंद्र में हाई प्रेशर और परिध पर लो प्रेशर। अब सोचो, जब केंद्र में हाई प्रेशर और परिध पर लो प्रेशर तो यहां एंटी साइक्लोन बन जाएगा। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में अब यहां क्या बनेगा, एंटी साइक्लोन बनेगा। अब यदि एंटी साइक्लोन, ये एंटी साइक्लोन बनेगा, और जहां एंटी साइक्लोन होगा, एंटी साइक्लोन।
प्रति चक्रवात कहते हैं इसे। और जब एंटी साइक्लोन बनेगा तो आसमान साफ हो जाता है। आसमान साफ होगा तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो डेजर्ट पाया जाएगा, रेगिस्तान पाया जाएगा। आप सोचो जरा, चूंकि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के बेल्ट में एंटी साइक्लोन बनता है, इसलिए यहां डेजर्ट पाया जाता है। तो दुनिया के जितने भी डेजर्ट हैं, ट्रॉपिकल जो डेजर्ट हैं, जो गर्म मरुस्थल हैं, वो सब के सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के बेल्ट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत का थार का रेगिस्तान, अरब का रेगिस्तान, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, ये दुनिया के जितने भी, कैलिफोर्निया का मरुस्थल, हमेशा कैलिफोर्निया का मरुस्थल जो अमेरिका में है, आटाकामा का मरुस्थल जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में, सहारा मरुस्थल की बात करें हम लोग, अरब का रेगिस्तान की बात करें, भारत के थार के रेगिस्तान की बात करें, दुनिया के जितने भी डेजर्ट हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट, उष्णकटिबंधीय जो रेगिस्तान है, वो रेगिस्तान सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के बेल्ट में पाया जाता है। आखिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के बेल्ट में दुनिया के रेगिस्तान क्यों पाए जाते हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के बेल्ट में, उपोष्ण उच्च वायुदाब के बेल्ट में ये डेजर्ट क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहां एंटी साइक्लोन बनता है। एंटी साइक्लोन क्यों बना? क्योंकि हाई प्रेशर और केंद्र में लो प्रेशर, और जब केंद्र में हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर बनता है तो एंटी साइक्लोन बनेगा। और एंटी साइक्लोन में आसमान साफ हो जाता है। आसमान साफ होगा तो वर्षा नहीं होगी, जब वर्षा नहीं होगी तो डेजर्ट होगा। इससे दुनिया के जितने भी डेजर्ट हैं वो सब के सब 23.5 से लेकर 35 अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। आपसे सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा कि दुनिया के सारे रेगिस्तान साढ़े कर्क रेखा से लेकर 35 अक्षांश के बीच क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहां हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है, और जब हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा तो यहां एंटी साइक्लोन बनेगा, और जब एंटी साइक्लोन बनेगा तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो डेजर्ट होगा। अब सोचो, ठीक दक्षिणी गोलार्ध में यही स्थिति है। ये लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। अब ये केंद्र में क्या आ गया? हाई प्रेशर, ये उच्च वायुदाब। अब यहां उच्च वायुदाब है तो केंद्र में उच्च वायुदाब, परिध पर निम्न वायुदाब। अब ये स्थिति बन जाएगी कि जब केंद्र में हाई प्रेशर और परिध पर लो प्रेशर होगा तो हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। सोचो जरा ध्यान से, स्वाभाविक है। अब यहां क्या बनेगा? एंटी साइक्लोन बनेगा। एक सबसे बड़ी चीज तो ये है, इसलिए ये कहा जाता है कि दुनिया के सारे डेजर्ट कहां पाए जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। आपने कभी सोचा होगा, पूरी बात ध्यान देने इस बात को, इसको थोड़ा सा आप समझना कि यूपीएससी हर साल यहां से 2 प्रश्न पूछता है, और प्रश्न ऐसा पूछता है कि रट करके आप जवाब नहीं दे पाओगे। मैंने कहा था आपसे, इस मैप के आधार पर दुनिया में जनजातियां कहां पाई जाएंगी, कौन सा रिसोर्स पाया जाएगा की बात करें, वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, नदियों का नेचर क्या होगा, वो डेल्टा कैसी बनाएंगी, सब के सब मैप के आधार पर समझा दूंगा मैं। और दिमाग से निकाल दो कि आप सब कुछ रट पाओगे। सब कुछ रटना संभव नहीं है। समझो ध्यान से। जैसे मैंने क्या कहा, ये भारत है, ये आपका समुद्र है। आपने कभी सोचा होगा कि ठंड के मौसम में वर्षा नहीं होती? यदि जब तक साइक्लोन ना आए, साइक्लोन यदि ना आए तो ठंड के मौसम में भारत में वर्षा होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ठंड के मौसम में क्या होता है, ये भारतीय उपमहाद्वीप है, स्थलीय भाग है, ये ठंडा हो जाएगा। स्थलीय भाग जल्दी ठंडा होता है, जलीय भाग देर में ठंडा होता है। इन सबको मिला करके एक ग्लोब बना लो तो ये समुद्री भाग है। जलीय भाग देर में गर्म होगा, स्थलीय भाग जलीय भाग देर में ठंडा होगा, स्थलीय भाग जल्दी ठंडा होगा। तो स्थलीय भाग भारत पर हाई प्रेशर, जल पर क्या होगा, समुद्र पर लो प्रेशर, केंद्र में उच्च वायुदाब, ये परिध है समुद्र निम्न वायुदाब। परिणाम क्या होगा, हवाएं हमेशा केंद्र से परिध की ओर चलती हैं, तो हवाएं हमेशा स्थल से समुद्र की ओर चलेगी। जब हवाएं
स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी तो स्वाभाविक है मौसम साफ हो जाएगा। अब मौसम साफ हो जाएगा तो भारत में वर्षा नहीं होगी। इसे यह कहा जाता है, हमेशा यह कहा जाता है कि शीत ऋतु में भारत में वर्षा नहीं होती, क्योंकि शीत ऋतु में भारत में एंटी साइक्लोन बनता है और जब प्रति चक्रवात बनेगा तो वर्षा नहीं होगी। लेकिन गर्मी के मौसम में क्या होता है, यहां चक्रवात नहीं बनता, क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होता है, यहां साइक्लोन बन जाता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो जाएगा। जब जल्दी गर्म होगा तो यहां लो प्रेशर का बेल्ट, समुद्र क्या होगा, देर में गर्म होगा तो समुद्र स्थल की अपेक्षा ठंडा होगा, तो समुद्र पर हाई प्रेशर, स्थल पर लो प्रेशर, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के चलेंगी, तो यहां साइक्लोन बन जाता है। इसे हमेशा ध्यान दो, इस बात को। दो बातें होंगी, शीत ऋतु में भारत में वर्षा नहीं होती क्योंकि भारत में एंटी साइक्लोन बन जाता है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को, बस इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां लागू कर रहा हूं। देखो मैंने कहा यह अरब सागर है, यह बंगाल की खाड़ी है, यह पूरा समुद्र है। शीत ऋतु की बात किया जाए, ठंड के मौसम में तो स्थलीय भाग जल्दी ठंडा होगा, जलीय भाग देर में ठंडा होगा। यह स्थलीय भाग जब जल्दी ठंडा होगा, यह जल्दी ठंडा हो गया तो स्वाभाविक है या हाई प्रेशर कि हवाएं ठंडी होगी तो फिर क्या होगा, एयर डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब वायु का घनत्व तो बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जलीय भाग देर में ठंडा होता है तो स्थल की अपेक्षा जल गर्म होता है। इस स्थल की अपेक्षा जब जलीय भाग गर्म होगा तो यहां लो प्रेशर, यहां हाई प्रेशर, हवाएं हमेशा, अब एक केंद्र में हाई प्रेशर, परिध पर लो प्रेशर, हवाएं हमेशा केंद्र से परिध की ओर चलेंगी, क्योंकि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलेंगी। परिणाम क्या होगा कि इस बेल्ट में क्या बन जाएगा, भारत में एंटी साइक्लोन बन जाएगा। अगर प्रति चक्रवात बनेगा तो जानते हो क्या होगा, यह मौसम साफ हो जाता है। और जब मौसम साफ हो जाएगा तो वर्षा नहीं होगी। यहां भी स्थिति वही है। इसे एक क्वेश्चन, उपोष्ण से उच्च वायुदाब में डेजर्ट पाए जाते हैं, जैसे निम्न में से सत्य है। प्रश्न देखो जरा, प्रश्न को देखो आप, निम्न में से सत्य है। फर्स्ट, क्षेत्र में रेगिस्तान पाए जाते हैं। सेकेंड, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में प्रति चक्रवात बनता है। हम थर्ड की बात करें, दोनों सही है। हम फोर्थ की बात करें, दोनों गलत है। अब सोचो जरा, यदि आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो प्रश्न गलत हो जाएगा। पता है ये दोनों के दोनों विकल्प क्या है, सही है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसी प्रश्न को फिर कैसे पूछेगा वो कि सब ट्रॉपिकल के बेल्ट में डेजर्ट भी पाए जाते हैं, और डेजर्ट का रीजन क्या है, क्योंकि वर्षा नहीं होती। वर्षा क्यों नहीं होती, क्योंकि एंटी साइक्लोन बनता है। एंटी साइक्लोन क्यों बनता है, क्योंकि परिध पर लो प्रेशर और केंद्र में हाई प्रेशर। आप ध्यान से सुनो इस बात को। फिर एक प्रश्न की हम बात करें, इसी प्रश्न को फिर यूपीएससी कैसे पूछेगा कि निम्न में से सत्य है। पूरी बात ध्यान दो। नंबर 1, हमेशा उपोष्ण क्षेत्र में तापमान ज्यादा होता है। सेकंड, उपोष्ण क्षेत्र में, सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में उच्च वायुदाब पाया जाता है। थर्ड, दोनों सही।
हमेशा ध्यान दो इस बात को, या फर्स्ट सही। अब कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करेगा यूपीएससी? सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में तापमान ज्यादा होता है और लिख ही रहा है उच्च वायुदाब भी ज्यादा होता है। और आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि टेम्परेचर और प्रेशर में विपरीत संबंध है। जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वो प्रेशर लो होगा, जहां टेम्परेचर लो होगा वो प्रेशर ज्यादा होगा। तो चूंकि टेम्परेचर ज्यादा है, आप इन्हें से सही मान लिया तो कंफर्म इसे गलत मानोगे आप, जबकि पता है कि बिल्कुल ताप तो ज्यादा है पर यहां प्रेशर भी ज्यादा है पृथ्वी की गति के कारण। अतः विकल्प क्या होगा? दोनों सही है। इस तरह गलतियां आपसे होगी। अगला देखो आप, प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा यूपीएससी। हमेशा ध्यान देने इस बात को, ट्विस्ट करेगा यूपीएससी कि सत्य है। फर्स्ट, हमेशा ध्यान दो इस बात को, विश्वती निम्न वायुदाब की पेटी, विश्वती निम्न वायुदाब की पेटी में को डोल ड्रम कहा जाता है। सेकंड की बात करें, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को शांत की पेटी कहते हैं। अब बताओ, बिल्कुल डोलड्रम कहते हैं, इसे भी डोलड्रम है शांत की पेटी, और इसे भी डोलड्रम ये शांत की पेटी कहते हैं। हम लोग रीजन पढ़ चुके हैं कि यहां शांति क्यों बनी रहती है, कि हवाएं या तो धीरे धीरे ऊपर उठती हैं या तो धीरे धीरे क्या होती हैं, नीचे उतरती हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरह के जो प्रश्न हैं कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप कि प्रश्न क्या पूछेगा और कैसे गलतियां होंगी हम सबसे। सत्य है, हम फर्स्ट की बात करें, हमेशा ध्यान देने इस बात को। पहली चीज देखो आप, उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी गतिजन्य है। सेकंड, उपध्रुवी क्षेत्र में हवा का घनत्व ज्यादा होता है। हम थर्ड की बात करें, उपोष्ण क्षेत्र में जन घनत्व कम होता है। हम फोर्थ की बात करें, क्षेत्र में सामान्यतः जीवन कठिन होता है। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान दो इस बात को तो मजा आएगा। देखो आप, उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी गतिजन्य है, ये तो सही है। लो प्रेशर का बेल्ट क्यों बना? कि पृथ्वी रोटेट करती है, हवाएं पुश कर दी जाती हैं, अब वो हवाएं आकर के यहां से उठेगी और इस बेल्ट में बैठना शुरू कर देगी। उपध्रुवी क्षेत्र में हवा का घनत्व तो ज्यादा होता है, ये गलत है। यहां घनत्व तो क्या होता है? कम होता है, क्योंकि यहां की हवा उठ करके यहां बैठ जाती है। जब यहां की हवा उठ करके यहां बैठेगी तो ऑलरेडी यहां एयर डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तीसरी चीज, उपोष्ण क्षेत्र में जन घनत्व तो कम होता है, क्षेत्र में जो जन घनत्व है कम होता है। अब आपको यह नहीं पता ये कैसे होगा, तो हमेशा ये तो पता है कि यहां एंटी साइक्लोन बनता है, और जहां एंटी साइक्लोन बनेगा वह रेगिस्तान होगा, और जहां रेगिस्तान होगा वह वर्षा तो होगी नहीं। और डेजर्ट एरिया में जन घनत्व तो क्या होता है?
कम होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। इसका मतलब ये कि जहां जहां डेजर्ट एरिया, सहारा मरुस्थल को देख लो आप, थार मरुस्थल की बात, अरब मरुस्थल की बात करें, कालाहारी मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल की बात करो, जहां जन घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होती है। हमेशा जान दो। तो स्वाभाविक है यह जन घनत्व क्या होगा? अब ये कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। जन घनत्व जहां डेजर्ट एरिया होगा वहां कृषि का उत्पादन कम होगा, वर्षा तो होगी नहीं, जल की कमी होगी, अनेक संकट पैदा होंगे। तो क्या होगा? यहां पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो स्वाभाविक है ये भी क्या हो गया? कम हो गया। तो दुनिया के जितना भी डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में जन घनत्व क्या होता है? कम होता है। अगली चीज, सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में सामान्यतः जीवन कठिन होता है। एक चीज बताओ, सामान्यतः जीवन कठिन होता है, क्यों? क्या डेजर्ट एरिया में जीवन आसान होता है? पानी की किल्लत होगी, जमीन की उर्वरता कम होगी, उत्पादन कम होगा, तो स्वाभाविक है यह भी क्या होगा? सही हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा प्रश्न को कैसे ट्विस्ट करेगा यूपीएससी। देखो मैं इस मैप को दोबारा बना रहा हूं, आप भी बनाते चलो। आप देखो, आप, मैं बातें करता हूं, जैसे ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, 0 अक्षांश रेखा, ये 10 अंश और ये 10 अंश, विस्तृत निम्न वायुदाब की पेटी, कर्क रेखा, ये मकर रेखा, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, ये है उपोष्ण उच्च वायुदाब। पैंतालीस से लेकर 66.5 की हम बात करें, उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी, और ये क्या है? 23.5 से लेकर 35 की बात करें। आप एक चीज ध्यान देने इस बात को, ये मकर रेखा है, उच्च वायुदाब की पेटी है। पैंतालीस से लेकर हम 66.5 की बात करें, उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एक चीज बताना, ये जो बेल्ट है यहां वर्षा ज्यादा और तापमान ज्यादा। सोचो, जब वर्षा ज्यादा और तापमान ज्यादा होगी तो दो चीजें होगी। पहली बात, जैव विविधता ज्यादा, बायोडायवर्सिटी ज्यादा, और भले नदी में जल की मात्रा ज्यादा। एक बात याद रखना, ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर का जो बेल्ट है, इस बेल्ट में वर्षा ज्यादा होती है और तापमान ज्यादा होती है। इस बेल्ट में यदि वर्षा ज्यादा होगा और तापमान ज्यादा होगा, तो जहां वर्षा ज्यादा होगा और तापमान ज्यादा होगा वहां बायोडायवर्सिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जैव विविधता क्या होगी? ज्यादा होगी। ध्यान से सुनो इस बात को, हम लोग पढ़ चुके थे भूमि का ढाल। जैव विविधता ज्यादा होने के दो रीजन है। नंबर 1, वर्षा ज्यादा हो और तापमान ज्यादा हो। यदि ये कहा जाए जैव विविधता ज्यादा होगी, दो रीजन है, एक तो वर्षा ज्यादा और दूसरा क्या हो? तापमान ज्यादा। अब सोचो जरा, इक्वेटर पे क्या होता है? वर्षा भी ज्यादा होती है और तापमान ज्यादा होती है, और जहां ऐसा होगा वहां जैव विविधता ज्यादा होगी और नदी में जल की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि नदी में जो जल की आपूर्ति होती है वो वर्षा से होती है। इसलिए इक्वेटोरियल लो प्रेशर के बेल्ट में दुनिया का सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। हमेशा दुनिया में सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है वह इक्वेटोरियल लो प्रेशर के बेल्ट में पाया जाता है। अब सोचो जरा, फिर एक बातें करते हैं हम लोग,
जैसे ये जो आपका है उपोष्ण उच्च वायुदाब की बात करें, इस बेल्ट में देखो यहां रेगिस्तान होता है, यहां जैव विविधता कम। तो जो डेजर्ट एरिया है ना, डेजर्ट जो एरिया है, ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का जो बेल्ट है 23.5 से लेकर 35 अक्षांश के बीच, ये एरिया आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का बेल्ट, हम लोग पढ़ चुके थे। इस बेल्ट में एंटी साइक्लोन बनता है, हमेशा ध्यान दो, इस बेल्ट में हमेशा एंटी साइक्लोन बनता है। और जहां एंटी साइक्लोन बनेगा वहां वर्षा नहीं होगी, जहां वर्षा नहीं होगी वहां जैव विविधता क्या होगी? ज्यादा होगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को, सारी जैव विविधता कम होगी। तो डेजर्ट एरिया में जैव विविधता क्या होती है? कम होती है। इसका अर्थ यह है, फिर एक चीज देखो आप, ये उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी है। हमेशा अब हम इसकी बात करें, मान लो मैं यहां लिखता हूं, यहां वर्षा होती है, अतः जैव विविधता होगी। पर यह पोलर है, ध्रुवी उच्च वायुदाब, इस बेल्ट में क्या होगा? यहां तापमान अत्यंत कम, अतः जैव विविधता कम होती है। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। इक्वेटोरियल लो प्रेशर के बेल्ट में वर्षा ज्यादा होती है, तापमान ज्यादा, तो जैव विविधता ज्यादा और नदी में जल की मात्रा ज्यादा होगी। लेकिन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के बेल्ट में डेजर्ट पाया जाता है, तो यहां जैव विविधता कम होगी, क्योंकि रेगिस्तान में जीवों की विविधता कम होती है। सब पोलर लो प्रेशर का जो बेल्ट है, यहां वर्षा होती है, अतः जैव विविधता होगी। लेकिन इक्वेटोरियल लो प्रेशर की अपेक्षा वहां जैव विविधता कम होगी, क्योंकि तापमान वहां क्या है? इसकी अपेक्षा कम होता है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की अपेक्षा सब पोलर लो प्रेशर के बेल्ट में तापमान कम होता है, वर्षा भी कम होती है, अतः यहां जैव विविधता भी होगी, पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर की अपेक्षा कम होगी जैव विविधता। और जो पोलर बेल्ट है, यहां तापमान अत्यंत कम होता है, तापमान जहां कम होगा वहां जैव विविधता भी क्या होगी? कम होगी। अब एक चीज सोचो जरा, तो सबसे ज्यादा तो जैव विविधता होती है किस बेल्ट में पाई जाएगी? अब एक चीज सोचो जरा, मान लिया जाए ये 0 अंश अक्षांश, देखो आप ये 0 अंश, लेकिन ये जो उच्च वायुदाब है, ऊपर से उच्च वायुदाब है, हम इसकी बात करें, इनके बीच कोई ऐसी जगह होगी जहां सबसे ज्यादा हाई प्रेशर होगा, सबसे ज्यादा हाई प्रेशर होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब कहा गया सबसे ज्यादा हाई प्रेशर कहां होगा, तो देखा गया 30 अंश अक्षांश के आसपास। ये 30, ये कितना है? 0। ये जो लो प्रेशर का बेल्ट है, सब पोलर लो प्रेशर का बेल्ट, इनके बीच एक ऐसा अक्षांश है जहां सबसे कम दाब है, वो है 60 की बात करें। यहां भी वही चीजें, हम 30 की बात करें, यहां भी हम 60 की बात करें, और ये 90 की बात करें। तो ध्यान सुनिए इस बात को, ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का बेल्ट है, इसमें कोई ऐसी जगह अवश्य होगी, एक ऐसा अक्षांश अवश्य होगा जहां सबसे ज्यादा हाई प्रेशर होगा। सबसे ज्यादा जब हाई प्रेशर की बात की गई तो माना गया 30 अंश अक्षांश की बात करें हम लोग। अब सोचो रहा, फिर एक जो सब पोलर लो प्रेशर का जो बेल्ट है, इसमें कोई ऐसी जगह, ऐसा अक्षांश अवश्य होगा जहां सबसे कम दाब होगा, तो माना गया 60 की बात करें और 90 की बात करें। 30, 30, 60, 60, 90 और 90 की बात करें। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब हो क्या रहा है? यहां उच्च वायुदाब,
यहां क्या आपका निम्न वायुदाब, यहां क्या है उच्च वायुदाब, यहां क्या है निम्न वायुदाब। अब यहां भी क्या है उच्च वायुदाब। अब ध्यान सुनो, अब हम दूसरा यदि मैप बनाएं तो मैप इस तरह बनेगा। यदि मैप बनाया जाए तो मैप इस तरह बनेगा। देखो, ये 0, ये 30, ये 60, ये 90, ये 30, ये 60 और ये 90। इसका मतलब ये है, ये कौन सा बेल्ट है? उच्च वायुदाब। ये आपका निम्न वायुदाब है। ये आपका उच्च वायुदाब है। ये आपका निम्न वायुदाब है। ये आपका क्या है? उच्च वायुदाब है। और ये आपका निम्न वायुदाब, उल्टा लिख दिया मैंने। निम्न, और ये आपका है उच्च वायुदाब है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। अब ये स्थिति पैदा हो गई हम सबके सामने। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। ये 0 अक्षांश रेखा है, ये निम्न वायुदाब। लोग 30 उच्च वायुदाब, 60 निम्न वायुदाब, 90 उच्च वायुदाब। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। जैसे मैंने ये कहा था, मान लिया जाए ये समतल है, या जल की एक बूंद गिराओगे तो न तो पानी इधर जाएगा न तो पानी इधर जाएगा, पर इसको घुमा दो। जैसे अब इस तरह सोचो आप, मैंने क्या किया, यहां ऊंचाई ज्यादा है, यहां ऊंचाई कम है, यहां हाई, यहां लो लैंड। अब जल की बूंद यहां गिराओगे तो स्वाभाविक है पानी नीचे गिरेगा। मान लिया जाए बीचों बीच में कर लो आप, पता ये चला। अब देखो यहां बीच में ऊंचाई है, दोनों तरफ गहराई है, बीच में हाई प्रेशर, दोनों तरफ लो प्रेशर। अब सोचो जरा, जल की बूंद यदि यहां गिराई जाए, कुछ जल इधर गिरेगा और कुछ जल इधर गिरेगा। उसी तरह यदि हाई प्रेशर है और इधर लो प्रेशर है, और हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, तो स्वाभाविक है कुछ हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगे। तो देखो ये निम्न वायुदाब है, ये निम्न वायुदाब है, ये उच्च वायुदाब है, ये उच्च वायुदाब है। तो होगा क्या, हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, तो ये हवा चलेगी। आप सोचो, ये उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब, ये उच्च वायुदाब, ये निम्न वायुदाब। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पूरी बात ध्यान से सुने इस बात को। यह स्थिति ये हो जाएगी क्योंकि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, तो हवाओं की दिशा ये होगी। पर आपने देखा होगा ये तब है, दिशा देखो क्या है, लेकिन ये तब है जब पृथ्वी स्थिर हो। पर पृथ्वी तो रोटेट कर रही है। जब रोटेट करती है, जब पृथ्वी रोटेट करती है तो हवाएं क्या होती हैं, घूम जाती हैं। किधर? क्योंकि जब पृथ्वी रोटेट करती है तो हवाएं घूम जाती हैं। किधर घूमेगी? तो हमेशा ध्यान दो, पृथ्वी के रोटेशन के कारण ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। तो होता क्या है, पृथ्वी की गति के कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में
हवाएं अपने दाएं तरफ घूम जाती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? बाएं घूम जाती हैं। इसे ही कहा जाता फेरेल का नियम। फिर मैं ये प्रश्न रटे पूछेगा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दो इस बात को। मैंने क्या कहा? यह स्थिति तब है, यह स्थिति तब है जब पृथ्वी स्थिर है, लेकिन पृथ्वी तो रोटेट कर रही है। क्योंकि पृथ्वी रोटेट कर रही है तो हवाओं की दिशा में क्या पैदा होगा? विक्षेप पैदा होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह विक्षेप पैदा होगा। तो क्या कहा? यह देखा गया कि पृथ्वी रोटेट जब करती है तो उत्तरी गोलार्ध, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, में हवाएं जो हैं अपने दाहिनी तरफ राइट घूम जाती हैं, राइट। और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं तरफ मतलब लेफ्ट घूम जाती हैं। हमेशा हवाएं किधर घूमेगी इसे ही कहा जाता है फेरेल का नियम। अब सोचो, हवाएं मूव कर रही हैं। अब देखो, ये हवा है, ये अब मैं इधर घूम जा रहा हूं, ये मेरा राइट हो गया, तो राइट ये हो गया। ये हवाएं घूमेगी, ये हवाएं घूमेगी। अब सोचो जरा, फिर मैं इधर ये 30 से लेकर 60 के बीच राइट राइट, अब मैं इधर मूव कर लिया, ये मेरा राइट है, तो ये घूम जाएंगी। अब सोचो जरा, फिर मैं इधर राइट हो जा रहा हूं, ये राइट हो गई, ये घूम जा रही हैं। दक्षिणी गोलार्ध के हमारे अपने बाएं तरफ, ये मेरा बायां है, मैं इधर घूम जा रहा हूं, दिशा देखो, ये घूम जा रहा हूं। फिर मैं बाएं तरफ, ये मेरा बायां है, लेफ्ट है, फिर मैं लेफ्ट, पूरी बात ध्यान देने इस बात को। रूल फेरेल का रूल क्या है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवाएं अपने दाहिने तरफ घूम जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं तरफ घूम जाती हैं। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। तो कौन सी हवा किधर मूव कर रही है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवाएं अपने दाहिनी तरफ, साउथ हेमिस्फीयर में हवाएं अपने बाएं तरफ। बाएं का मतलब लेफ्ट और दाहिने का मतलब राइट। तो कुछ हवाएं लेफ्ट घूम रही है और कुछ हवाएं राइट घूम रही हैं। अब देखो जरा, 0 से लेकर 30 के बीच देखो, ये हवाएं हैं। 0 से लेकर 30 के बीच देखो, ये हवाएं हैं। हमेशा ध्यान दो, अब मैं इधर मूव कर रहा हूं, ये मेरा क्या है? राइट है। अब सोचो जरा, ये मेरा राइट है, ध्यान सुने इस बात को, ये मेरा राइट है। हवाएं अब राइट मूव कर रही हैं। तो देखो आप, ये राइट घूम गई, राइट में इधर घूम गया, राइट में इधर घूम गया, हवाएं ये घूम गई हैं, ये ऊपर जा रही हैं। क्योंकि उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, हमेशा हवा उच्च वायुदाब से किधर चलेगी? निम्न वायुदाब की ओर। और ये हवाएं पृथ्वी के रोटेशन के कारण ये हवाएं अपने राइट मूव कर रही हैं, राइट घूम रही हैं। तो देखो, ये राइट है, हवा यू जा रही है, राइट। ये देखो, राइट है। जो दक्षिणी गोलार्ध है उनकी स्थिति देखो जरा आप। दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं मतलब लेफ्ट घूम जाती हैं। अब इनकी दिशा देखो, अब मैं लेफ्ट घूम रहा हूं, ये मेरा लेफ्ट है, यू घूम गई। इनको देखो, ये मेरा लेफ्ट है, इधर घूम गई। फिर ये देखो, ये मेरा लेफ्ट है, इधर घूम गई। तो जिधर हवा बह रही उधर आप मुख कर लो, फिर लेफ्ट और राइट घूमते रहो आप। अब सोचो जरा, फिर एक प्रश्न, यदि इनको देख करके एक मैप बनाया जाए तो मैप इस तरह बनेगा। जीरो, 30,
60, 90, 30, 60, 90। हवाओं की दिशा यूं है। देखो यूं हवाएं घूम रही है। होता क्या है इनसे, ये जो यहां बहती है 30 से लेकर 30 के बीच, इनको कहते हैं व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स कहते हैं इसे। ये जो बहती है इनको कहते हैं वेस्टर्लीज, पछुआ हवाएं। इसको कहते हैं ध्रुवी हवाएं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो 30 से लेके जो 30 के बीच बह रही हैं, पूरी बात ध्यान देने इस बात को। 30 से लेकर 30 की जो बातें हैं उन्हें भी व्यापारिक हवाएं, ट्रेड विंड्स कहते हैं। 30 से 60 के बीच बातें हैं उन्हें पछुआ हवा, वेस्टर्लीज कहते हैं इसे। और 60 से लेकर 90 के बीच बहती हैं उसे पोलर विंड्स कहा जाता है। अब यहां से प्रश्न बेहतरीन पूछे जाएंगे जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। पर एक बात कहना चाहता हूं, आप सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छे लगे तो आप शेयर भी करो, लोगों को बताओ, क्योंकि प्रोग्राम उन बच्चों के लिए चल रहा है जो दूर हैं, जो लाभ। अब मैं ये बताने के लिए ज्योग्राफी क्लास ऑनलाइन ले रहा हूं ताकि बहुत सारे यूट्यूब पर मैटर पड़े हुए हैं ज्योग्राफी के, पर देखो आप पढ़ा कैसे जाता है और यूपीएससी पूछ क्या रहा है। क्या हम किसी की ज्योग्राफी पढ़ने सब कुछ याद हो पाएगा? मैं बार बार कहता हूं समझना होगा। मेरी पूरी कोशिश है। मैंने पहले दिन कहा था जब मैं ज्योग्राफी की क्लास खत्म करूंगा तब कहूंगा आप पेपर उठाओ और सॉल्व करो। आप, मैं ये नहीं कहता कि 20 क्वेश्चन 20 बनेंगे, पर मैं दावे के साथ कहता हूं 20 क्वेश्चन पूछा गया तो 16 सही होना तय है, 17 भी हो सकता है। थोड़ी सी ध्यान देना है इस बात को और तैयार करके रखना है। मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू।